जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं क्योंकि इस वक्त दूर हूँ तो दूर से बैठ के आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बड़ी दिलचस्प हो गई है और यकीन करें कि मैं आज का वीलॉग जो है बग़ैर किसी प्रीएम्बल के, बग़ैर किसी हाईलाइट के कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुखी दिल के साथ हर चीज़ ओपनली बात की जाए ताकि आपके सामने चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ सामने आ सकें। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था तो अगर आप उस फेज़ को देखें तो ऐसे लगता था कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे वज़ू करवा दिया गया है और उन्हें वज़ू भी आब ज़मज़म से करवाया गया। इमरान खान साहब ने जो मांगा उनको दे दिया गया। अगर किसी जगह पे वो कोई उनकी गलती थी भी तो उस गलती को साफ़ कर दिया गया। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बनी गाला की देता हूँ कि जब बनी गाला का इशू बना और इसमें हनीफ अब्बासी साहब ने एक पटिशन की कि जो बनी गाला के अंदर जो ज़मीन है बनी गाला की वो सारी इल्लीगल है, तो उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद इमरान खान साहब के लिए अदालत को पेश कर दिया गया। जज साहबान को कहा गया कि आप जाएं और इमरान खान साहब की मदद करें। तो बहुत सारे वकला सामने आए उस वक्त, बहुत सारे जजेस सामने आए उस वक्त, बहुत सारी पटिशन्स हुई उस वक्त। और उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सियासतदान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया कि यानी कि इमरान खान साहब सादिक भी हैं और उसके साथ साथ अमीन भी हैं। और ये वो खिताब था जो इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। और पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री, क्या पूरे आलम इस्लाम की तारीख के अंदर 1400 साल तक सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी शख्स को अगर ये नाउस बिल्ला ये खिताब मिला तो वो इमरान खान साहब थे। लिहाजा इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का खिताब दे दिया और उसके बाद वो सादिक और अमीन बन के डट के हर तरफ चलते फिरते आपको नज़र आए। फिर जब ये महसूस हुआ कि कुछ और लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस सदाकत और अमानत के रास्ते में हायल हो सकते हैं, तो फिर बजाय इसके कि इमरान खान साहब के किरदार को थोड़ा सा मज़ीद बुलंद किया जाता, बाकी लोगों के किरदार को छोटा करना शुरू किया गया। मियां नवाज शरीफ उनके जितने पॉजिटिव चीज़ें थीं उन सब को नेगेटिव बना के एक विलन के तौर पर उन्हें पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी के अंदर भी अगर कोई खूबी थी तो उस खूबी को भी उसकी खामी बना दिया गया। इसके साथ साथ टीएलपी जो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर थी और उनके पास बेतहाशा वोट बैंक था, उनको कट टू साइज़ कर दिया गया। फिर अगर थोड़ा सा पीछे जाएं आप तो इल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम जो थी वो बड़ी तगड़ी थी कराची के अंदर, और कराची के अंदर किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, तो उस पूरी पार्टी को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया गया। और इसके साथ बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो बड़ी ही तगड़ी हैं, उनके अपने बाइसेस हैं, उनकी अपनी फ्रेंडशिप्स हैं। और बलोचों के बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ खड़े हो जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, फिर वो दाएं बाएं नहीं होते। तो लेकिन मियां नवाज शरीफ को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए वहाँ पे बाप पार्टी बना दी गई और बाप पार्टी में ऐसे ऐसे लोग लाए गए कि जिनके बारे में पूरा बलूचिस्तान ये कहता था कि इससे ज़्यादा करप्ट आदमी कोई नहीं है। या उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुकम्मल नशई थे, जो सुबह नशा करना शुरू करते थे और शाम तक उस में मुलव्वस रहते थे, मशरूफ़ रहते थे। और उन्हें अगर वो वज़ीर की कुर्सी पे बैठते थे तो उन्हें बाकायदा पकड़ के लाया जाता था, या फिर वो वज़ीर आला होता था तो उसको बाकायदा मालिश करके उसको कुर्सी पे बिठाया जाता था। लेकिन ये काम भी उस वक्त किया गया। फिर इसके साथ साथ कुछ दोस्त मुल्क थे जो मियां नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब थे। उसमें मैं चाइना की मिसाल देता हूँ कि सी पैक पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने $55 बिलियन पाकिस्तान को देना शुरू किया था और उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। लेकिन सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान के प्रोफाइल को डेवलप करने के लिए सी पैक को रोल बैक कर दिया गया। चाइना के साथ हमने मत्था लगा लिया, उसको हमने नाराज़ कर दिया। फिर उस वक्त कतर से LNG मिल रही थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्या, पूरे पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे सस्ती जो LNG थी उस वक्त वो पाकिस्तान को दी गई कतर ने। हमने कतर को नाराज़ कर दिया और उस LNG का जो प्रोजेक्ट था, जो हमारा मुआहदा था, हमने उसको भी तोड़ दिया। फिर सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात होते थे उस ज़माने में, और हमने इमरान खान साहब की शक्ल में उनको उस सारे ताल्लुकात के अंदर डाल के हमने उसको भी कुर्बान कर दिया। फिर अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे वो आपके सामने। फिर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कुछ ताल्लुकात की बेहतरी आई थी। मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने इन ताल्लुकात को बहुत अच्छा किया था, लेकिन हमने उसको भी रोल बैक कर दिया, उसको भी फारग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का प्रोफाइल बनाने के चक्कर में। फिर उस ज़माने में कुछ ख़वातीन के स्कैंडल्स भी आए थे, अगर आपको याद हो तो। एक खातून के बारे में कहा जाता था, उस वक्त उमर चीमा साहब की एक स्टोरी भी आई थी, मैंने देखा था कि एक खातून के बारे में कहा जाता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं
और वो किसी वक्त भी इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती हैं। तो फिर उस खातून को जिस तरह न्यूट्रलाइज़ किया गया, उसको लंदन ले जाया गया, उसको लो प्रोफाइल किया गया, वो भी वैसे एक पूरी कहानी है जो जब खुलेगी तो आप हैरान ही रह जाएंगे। फिर वो तमाम लोग जो इमरान खान को चैलेंज कर सकते थे पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, उन सबको फारग कर दिया गया। जिसमें मैं जहांगीर तरीन की मिसाल दूंगा कि जहांगीर तरीन एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में सबका ख्याल ये था कि किसी वक्त भी इमरान खान के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो जहांगीर तरीन को बाकायदा कट टू साइज कर दिया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको फारग कर दिया गया। फिर जावेद हाशमी एक बड़े लीडर थे और जावेद हाशमी का कद काठ इमरान खान साहब से ज़्यादा था, तो जिस तरह उनको पार्टी से किक आउट करके उनको साइड पे कर दिया गया। तो जो भी चैलेंज उस वक्त इमरान खान के सामने मुल्क के अंदर था या मुल्क के बाहर था, तो उन सबको फारग कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बड़ा लीडर बनाने के लिए, उनको बड़ा लीडर साबित करने के लिए। ऐसा महसूस होता था कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर फरेफ्ता है और जो वो मुतालबा करते हैं उसको फौरी तौर पर पूरा कर दिया जाता है। जनाब बाजवा साहब के साथ जब मेरी मीटिंग्स हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम तो इतने अंधे हो गए थे कि इमरान खान साहब जो ख्वाहिश करते थे हम फौरी तौर पर पूरी कर देते थे। वो अगर किसी अफसर के बारे में कहते थे कि इसको फलां जगह पर लगा दिया जाए तो हम लगा देते थे, और अगर वो ये कहते थे कि मेरे MNAs मेरे कंट्रोल में नहीं हैं तो फिर उन्हें बाकायदा MNAs दे दिए जाते थे और कुछ ऐसे लोग दे दिए जाते थे जो MNAs को घर से लेके आके उनको बाकायदा कंट्रोल करते थे और जो इमरान खान साहब चाहते थे वो उनको वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता था। अगर किसी खातून की तरफ से कोई चैलेंज आता था तो खातून को भी मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता था। बल्कि उन दिनों में कुछ ऐसे स्कैंडल्स भी आए थे जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम पैदा करते थे, जैसे हमाद अज़हर साहब का एक स्कैंडल था, और उस स्कैंडल को जिस तरह उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म किया, वो एक बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है वो भी एक स्टोरी है जो किसी वक्त खुलेगी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो जिस शख्स ने भी चैलेंज किया है इमरान खान को, या अगर वो चैलेंज कर सकता था, तो उसको मुकम्मल तौर पर फारग किया गया और फिर इमरान खान साहब को इस्टेब्लिश करके, नहा धो के, साफ़ सुथरा करके, शफाफ करके उसको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया गया और उसके लिए पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया गया। लेकिन जब इमरान खान साहब दिल से उतरे तो फिर वही इस्टेब्लिशमेंट थी जो अब रोज़ इमरान खान के बारे में कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आते हैं। फिर रिहाम खान की किताब आई, वो आपके सामने है। उगो ये उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत बन रही थी उस वक्त आई थी, लेकिन उसको उस तरह प्रमोट नहीं होने दिया था जो उसके बाद जो उसकी प्रमोशन हुई वो आपके सामने है। फिर वो तमाम लोग जो इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते थे उन सबको एक एक करके मार्केट के अंदर लाया गया, टेलीविज़न के सामने पेश किया गया और उसके बाद फिर उसकी जो खबरें थी उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट किया गया। तो अब एक दूसरा फेज़ है कि पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे भी अगर कोई चीज़ भी अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर सैलाब भी पहुंचा सकता है, तो सैलाब का बंदोबस्त भी कर दिया जाता है कि हो सकता है वो इमरान खान साहब की जेल के अंदर से गुजरे और इनको लपेट के लेके चला जाए। अब ये जो हाजरा खान की एक जो किताब है उसने भी बहुत तहलका मचाया और उसके अंदर जो कंटेंट है आप यकीन करें कि कोई भी शरीफ आदमी उसको पढ़ नहीं सकता कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है, मर्दों के साथ क्या हो रहा है, खान साहब बेडरूम के अंदर क्या करते थे, खान साहब स्विमिंग पूल के अंदर क्या करते थे, खान साहब नाश्ते की टेबल पे क्या करते थे। यानी इतना ज़्यादा गंद है उसके अंदर कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई शरीफ आदमी या कोई शरीफ खातून या कोई शरीफ बच्चा उसको पढ़ सकता है। तो ये चीज़ क्या साबित करती है? ये चीज़ साबित करती है कि जब हम किसी पे फरेफ्ता होते हैं तो हम उसको आब ज़मज़म से गुस्ल करवा देते हैं, हम उसे आब ज़मज़म से वज़ू करवाते हैं, फिर हम उसके लिए सादक और मीन के टाइटल का बंदोबस्त फिर कर लेते हैं, फिर हम पूरी अदालत को, पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा देते हैं और फिर एक लम्हे के लिए नहीं सोचते। लेकिन जब हम उसे फारिग करना चाहते हैं, जब वो हमारी नज़रों से उतरता है, तो फिर हम कोई थप्पड़ महफूज नहीं रखते, पीछे नहीं रखते, फिर कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसा कंकर नहीं बचता जो हम जेब से निकाल के उसके ऊपर फेंके ना। तो ये हमारा एक मजमूई किरदार है और इस मजमूई किरदार में पाकिस्तान की जो अखलाकियात है उसने तबाह करके रख दिया। अब हमारी अखलाकियात किसी जगह नज़र नहीं आती। यूँ महसूस होता है कि हम एक ऐसे फेज़ के अंदर रह रहे हैं जिसमें दाएँ बाएँ हर तरफ रेड लाइट एरिया है और उसके अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की मेकिंग का प्रोसेस चल रहा था तो एक बार बहुत आला अफसर जो बाद में बड़ी हाई पोजीशंस पे गए, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ये बताइए कि आखिर आपका मियां नवाज शरीफ के साथ कन्फ्लिक्ट क्या है, इशू क्या है उस वक्त। तो उस वक्त उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ एक बेवकूफ़ आदमी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कोट कर रहा हूँ मैं, उस वक्त मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके लोगों की, उन लोगों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ एक बेवकूफ़ आदमी। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं सदके जाऊँ आप पे, मैं कुर्बान जाऊँ आप पे कि आप एक बेवकूफ़ आदमी को निकाल के एक पागल को ला रहे हैं और इस पागल की जो कीमत होगी
वो किसे बर्दाश्त करनी होगी। तो उस वक्त उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब के पागलपन से वो बखूबी वाकिफ़ थे। सबको पता था कि इमरान खान साहब क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे इंटेलिजेंस के ऐसे लोग थे जो उस वक्त इमरान खान के साथ थे, वो इमरान खान की पार्टी में थे, और वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने शोबे को, अपने इदारे को ये बताते रहते थे कि इमरान खान साहब अनप्रडिक्टेबल हैं, ये किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, ये चलते चलते मुकम्मल तौर पे वापस यू टर्न लेके वापस भी मुड़ सकते हैं। और उनकी जो अखलाकी और गैर अखलाकी सूरत हाल थी उसके बारे में भी बाकायदा बताया जाता था। लेकिन उसके बावजूद किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी, और उन्होंने एक बार ऐसा तजर्बा किया कि जिसने पूरे मुल्क की चूल्हें हिला के रख दी। और आज जब नानी को तलाक करवाई जा रही है तो उस वक्त भी कमाल किया जा रहा है। ऐसा कमाल किया जा रहा है कि कोई पाकिस्तान के अंदर गंद बचा नहीं है जो इमरान खान की टोकरी में या इमरान खान की झोली में नहीं फेंका गया। तो अब फिर ये सारी सूरत हाल को देख के बड़ा दिल दुखता है, और ये महसूस होता है कि पाकिस्तान वाकई सफ़र कर रहा है। और कुछ लोग हैं जो ये फ़ैसला करते हैं कि हमने किस वक्त किसको लेके आना है और किस वक्त किसको फारिग करना है, और ये जो फरागत करने का और लाने का अमल है उसके दरमियान पाकिस्तान बुरी तरह तबाह हो जाता है। अब मेरी वैसे स्टेट से दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई जेन्युइन केस बनता है तो ज़रूर बनाएं। अगर उन्होंने कोई करप्शन किया है तो करप्शन का केस बनाएं। अगर उन्होंने वाकई कोई नेशनल जो राज है, कौमी राज है, उसको अफशा किया है तो आप उनके ऊपर साइफर का केस बनाएं, उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस बनाएं। और अगर उन्होंने वाकई ही कोई ब्लासमी की है, कोई उन्होंने मज़हब की तौहीन की है तो उनके ख़िलाफ़ आप डेफिनेटली केस बनाएं। और अगर उन्होंने वाकई ही इद्दत में निकाह किया है और ये साबित हो जाता है तो जो सज़ा है उनको वो भी दें। और अगर इन्होंने इसके अलावा भी कोई काम किया तो आप उसको सजा दें। लेकिन ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है, ये जो गंद उछाला जा रहा है किताबों की सूरत में, और उसके ऊपर जो जानवरों की कहानियां बयान की जा रही हैं, जो बेडरूम्स की कहानियां बयान की जा रही हैं, जो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा वाहियात और वल्गर आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं, इसे बंद होना चाहिए। ये सिलसिला अब मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कीचड़ तो उछाल दिया जाता है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन तो कर दी जाती है, लेकिन उसकी कीमत जो पूरा माशरा बर्दाश्त कर रहा है, उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो उससे बचना सरदस्त ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान बुरी तरह तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान को अगर बचाना है तो कम से कम इस सिलसिले को बंद करें फौरी तौर पे। और जिसने अगर ये गंद खोलना है, मेरा ख्याल है उसको रोकना, उसका एहतसाब करना ज़रूरी है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ऐसे महसूस होगा जैसे पाकिस्तान रेड लाइट एरिया के अंदर है, और इससे हमारा इखलाकी मयार तबाह हो जाएगा। आपने इमरान खान को न्यूट्रलाइज़ करना है, आप ज़रूर करें। आपने इमरान खान साहब को सियासत से फारिग करना है, आप ज़रूर फारिग करें। आप इमरान खान साहब को सज़ा देना चाहते हैं, आप ज़रूर सज़ा दें। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पूरे पाकिस्तान का जो मॉरल फाइबर है उसको तबाह कर दिया जाए। तो मेरी जो भी ये कर रहा है, मेरी उससे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके अपने आप को कंट्रोल करें, वरना ये पाकिस्तान लिवेबल नहीं रहेगा। इसके अंदर आपकी बेटियां भी हैं, आपकी बहुएं भी हैं, आपकी माँ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। इसमें आप इन बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं, आप क्या मुल्क इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। और हाजरा खान साहिबा से भी माफ़ी मांगे, उनके सामने भी हाथ जोड़ें कि बीबी बहुत हो गया है। अगर आप एक लिविंग रिलेशनशिप में थी तो ये आपकी गलती थी, उसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, किसी और की कोई कोताही नहीं है। आपने अगर कोई किताब लिखनी थी तो अच्छी है, आप लिखें, और अगर यूके के अंदर लिख सकती हैं तो लिखें। लेकिन मसला ये है कि आप बाहर तो किताब छुपवा नहीं सकें, और पाकिस्तान के अंदर जो आपने गंद खोलना था वो गंद खोल दिया है, और आपने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो इनकी मिन्नत भी करें कि खुदा खौफी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुल्क से बाहर जाएं, किसी और जगह जाके रहें, और वहाँ आप जो जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं ज़िंदगी गुजारें, लेकिन पाकिस्तान का जो मॉरल फाइबर है उसको तबाह ना करें। तो ये सिलसिला अगर ना रुका तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान वाकई ही मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, और कम से कम हम लोग अपने बच्चों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकेंगे।